आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? किसी को कुछ नहीं पता? लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चलो, नहीं पता है कोई बात नहीं, तुम लोग तो रिवाइज करोगे नहीं। हमें पास इतना भी किसी को कुछ नहीं पता कि लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कोई नहीं। सर ऑफसेट करंट इशू। ओके, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग स्लीव रेट पढ़े थे। स्लीव रेट में हम लोग यह देखे थे जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का है, ऑपरेशन एम्पलीफायर मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होगा वो कितना फाइंड कर सकते हैं। वो भी देख चुके थे कि किस रेंज में हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर ऑपरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ग्राफ प्लॉट करके हम लोग को शो किए थे कि बिलो द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन एम्पलीफायर कैन ऑपरेट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्यों हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन डिक्रीज करता है। ऑलरेडी सारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है क्या है, नाम से पता चल रहा है। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है क्या है। यहाँ पर देखो, गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हेन द वोल्टेज गेन इज यूनिटी। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहले हमें ग्राफ हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर आज उतना टाइम इस पर नहीं देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी था, अब मान लो यहाँ ये क्या है, वोल्टेज गेन है। अब वोल्टेज गेन हम डिस्कस किए थे कि यहाँ वोल्टेज गेन है तो एक एट लो फ्रिक्वेंसी पर कांस्टेंट रहेगा, एट मिडिल फ्रिक्वेंसी पर भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एट हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। गेन डिक्रीज करेगा तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि एट बिलो 3 dB यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगा, सपोज मान लो कि एफ है जो एट बिलो 3 dB, ये रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द bandwidth. This is called the bandwidth of operational amplifier. ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास हम लोग इस तरह पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो बैंडविड्थ जहाँ पर गेन 1 हो। मान लो सपोजेड गेन यहाँ पर 20 वोल्ट था, जो भी हो यहाँ पर गेन 20 वोल्ट है। जहाँ पर गेन देखो, यहाँ पर जहाँ पर गेन 1 हो उस बैंडविड्थ को बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। मान लो कि यहाँ इस पॉइंट पर, जैसे में दूसरा यूज करते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर वैसा बैंडविड्थ तुमको निकालना है जहाँ पर तुम्हारा गेन हो, जिस गेन का मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे गेन का मैग्नीट्यूड मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ पर तुम्हारा गेन का जो एम्पलीट्यूड है 1। अब यहाँ पर जो गेन का एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर गया, तो इस पॉइंट पर गया तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगा उसका फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कुछ और होगा। मान लो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को एफ, मान लो एफ उसी डिनोट कर दो, एफ मान लो एफ बीटा से डिनोट कर देते हैं, कुछ भी से डिनोट कर दो। अब यहाँ पे एफ बीटा से डिनोट कर दिए, तो अब यहाँ पर जो बैंडविड्थ हुआ एफ बीटा जो बैंडविड्थ हुआ, दिस इज कॉल्ड द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्चुअली जो हम लोग बैंडविड्थ निकालते थे वो किस गेन पर, जो गेन होता था वो किस पॉइंट पर निकालते थे, जो एक्चुअली हम जो बैंडविड्थ जो निकालते थे, एक्चुअली जो हम लोग बैंडविड्थ निकालते थे किस पॉइंट पर निकालते थे, एनीवन टेल मी।
क्यों? बैंडविड्थ किस पॉइंट पे निकालते थे, याद नहीं बताए थे हम? 3 dB बिलो। क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या? हेलो, आपको जवाब नहीं दे रहा, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हेलो, क्लास में कोई नहीं है क्या? यस सर। तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? यस या नो कुछ भी करोगे कि नहीं समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, कुछ भी तो बोलोगे। लगता है कि तुम क्लास नहीं अटेंड करने, मूवी देखने आए हैं। बैंडविड्थ हम लोग निकालते थे, वो जो हम क्या बोले थे, गेन किस पॉइंट, गेन का वैल्यू कितना होता है जहां पर हम लोग बैंडविड्थ निकालते थे। इस चीज को हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। जब आरसी कपल एम्पलीफायर मुझे पढ़ा रहा था उस समय भी, कल प्रीवियस क्लास में भी बात पॉइंट को हम बोले थे कि बैंडविड्थ जो निकालते हैं वो किस पॉइंट पे निकालते हैं। जब जनरली हम बैंडविड्थ की बात करेंगे तो यदि पावर के केस में बोलते हैं तो जहां पर मैक्सिमम पावर है उसका हाफ पावर पॉइंट पर हम निकालते हैं। यदि गेन के टर्म में हम बात करते हैं तो 3 dB बिलो द मैक्सिमम गेन। इस बात को हम कितना बार बोल चुके हैं? अंकित, अंकित यस सर। नहीं समझ में आ रहा यस है सर, तुमको? हम तो बोले सर। आवाज नहीं आया यहाँ? तो सर माइक खोल के बोले 3 dB करके। नहीं, आवाज नहीं आया। ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। नहीं, और लोग इस पॉइंट को हम कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, बैंडविड्थ किस पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, फिर भी लोग को रिप्लाई करने में क्यों प्रॉब्लम है? इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे। सरपंचशील, क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब रिप्लाई नहीं करते हो? आ रहा है सर। सर 2-3 दिन से क्लास नहीं है, इसके लिए नहीं कर रहे। क्लास नहीं की हो तो भाई ऑफलाइन क्लास नहीं है ना, क्लास छूट गया तो तुम्हारा तो ऑनलाइन क्लास ही रिकॉर्ड करके हम डेली, इसीलिए डेली रिकॉर्ड करके उसी दिन अपलोड करते हैं। देखना चाहिए ना। सॉरी सर। तुम लोग को कितना ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट होने से पहले बोल दिए थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन आना ही आना है, और यहाँ से क्वेश्चन याद करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जिसको छूटता है ना, इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाओगे। लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्कोरिंग है। जब यहाँ से क्वेश्चन यदि तुमको नहीं बन पाया तो बाकी तो ट्रांजिस्टर पर, ऐसा नहीं कि ट्रांजिस्टर स्कोरिंग नहीं है, उसमें क्वेश्चन यदि इजी आया तो स्कोर कर लोगे, टफ आएगा तो नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितना भी टफ क्यों ना क्वेश्चन दे दो, कितना भी टफ, तुम इजीली सोल्व कर लोगे। ट्रांजिस्टर में टफ डाल दिया ना, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर घुमा दिया ना, नहीं कुछ सोल्व होने वाला है। सिंपल यदि थ्योरी पूछ दिया था तो तुम तो सोल्व कर लोगे, या सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था तो सोल्व कर लोगे। थोड़ा सा घुमाया ना, तो साइंस में इतना सर्किट है ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए बोल रहे ऑपरेशन एम्पलीफायर थोड़ा सा मेहनत करना। अब आजकल क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो नेक्स्ट पढ़ाने वाले जी, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हो। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो गेन जहाँ पर 1 है, उस पॉइंट पर जो बैंडविड्थ फाइंड करते हैं, उस बैंडविड्थ को बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। जहाँ पर गेन 1 हो, इसी को बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पूछेगा कि बैंडविड्थ किस पॉइंट पर लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना।
बैंडविड्थ किस पॉइंट पर लेते हैं, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो बोला जा रहा है कि देखो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट indicate the capability of the operational amplifier to amplify the input signal of the large frequency। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। एंड इसमें कहा है, हाँ ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं, अदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब गेन बैंडविड्थ और क्लोज लूप बैंडविड्थ आर यूनिटी गेन बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, आइडियली वैल्यू बोला जा रहा है। आइडियल वैल्यू गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना होगा, तुम लोग खुद बताना, आइडियली कितना होगा। आइडियली जब बात किया जाए बैंडविड्थ तो डिक्रीज होगा ही नहीं। आइडियली जब डिस्कस किया जाए तो जो गेन था डिक्रीज होगा ही नहीं। डिक्रीज किसके कारण हो रहा है, तुम सबको पता है। तो जब गेन डिक्रीज हो रहा है तो आइडियली देखा जाए तो गेन डिक्रीज होगा नहीं, तो बैंडविड्थ कितना होगा, इनफिनाइट। हेलो, ठीक है। अब टिपिकल वैल्यू इसका बैंडविड्थ जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका 1 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारा पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, 1 by 1 ओवरव्यू है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो CMR बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था लेकिन सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम स्किप कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्योंकि बहुत सारी सिलेबस बचा हुआ था इसलिए हम इस टॉपिक को छोड़ दिए हैं। जितना जो सिलेबस में था उसी के अनुसार हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक में एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं, जो भी हो। देखो स्लीव रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आइडियली कितना होगा, प्रैक्टिकली कितना होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफिनाइट। प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर 6। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात हो रहा है। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली 0 होगा लेकिन प्रैक्टिकली 100। इस सारा जो पॉइंट दिया हुआ है, इस सारा पॉइंट को तुम लोग ध्यान में रखना कि आइडियली कितना होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है। यहाँ से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा आएगा, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारा यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ओवरव्यू है। आइडियली इसका वैल्यू कितना होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑपरेशन एम्पलीफायर का कितना होगा। ठीक है, मेनली अब देखो अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फीडबैक क्यों प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक क्यों प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक हम लोग क्यों प्रोवाइड कर, ऑपरेशन एम्पलीफायर की जब ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर की जब बात कर रहे थे, गेन को कम करें, गेन को कम करने के लिए, गुड, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बस उसी पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, नोट्स को हम भेज देंगे, देख लेना। ठीक है, तुम्हारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है ऑपरेशन एम्पलीफायर में, देखो दिख रहा है सबको, ध्यान देना। वर्चुअल ग्राउंड सर। हाँ वर्चुअल ग्राउंड। अभी ज्वाइन की हो क्या? यस सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके, कोई बात नहीं, आप बहुत सही टाइम पर ज्वाइन कर ली। अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से ऑपरेशन एम्पलीफायर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से समझने की कोशिश करो। यहाँ से पिछले देखो, यहाँ से जितना भी क्लास हुआ है सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं होता बनता है। तो तुम क्लास अटेंड किए हो कि नहीं, अभी तक तुम क्या पढ़े हो। यहाँ से तुम्हारा एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो। यहाँ से तुम लोग एक्सक्यूज दोगे क्लास नहीं हुआ तब तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करना। यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, इजीली सोल्व कर लोगे। अब देखो कैसे है। अब देखो वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में। एक मिनट, ऑपरेशन एम्पलीफायर में ये क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर में गेन, ओपन लूप जो गेन था बहुत हाई था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेबल कम था। तो क्या किया गया, नेगेटिव फीडबैक दिया गया। नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से क्या हुआ, गेन क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब देखो गेन डिक्रीज हुआ, गेन क्यों डिक्रीज किया गया, क्योंकि स्टेबल करने के लिए।
ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ लोग का डाउट होगा सर नेगेटिव फीडबैक कैसे हुआ, खुद दिख रहा होगा ये जो आउट, देखो सबसे पहले फीडबैक क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज को कुछ पोर्शन को जब हम इनपुट में देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। अब फीडबैक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। हम इस टॉपिक जब ऑपरेशन एम्पलीफायर जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम ऑसिलेटर ही पढ़ेंगे, ऑसिलेटर में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक पढ़ेंगे, लेकिन नेगेटिव फीडबैक तो हमारे सिलेबस में नहीं है। पता नहीं किस पॉइंट कौन सिलेबस बनाया है, कौन हिसाब से बनाया है, मुझे भी नहीं समझ में आता। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन एडीसी डाल दिया है और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर नहीं डाला है, आरसी कपल एम्पलीफायर नहीं डाला है, पता नहीं जो भी हो क्या बोलते, जो मेन टॉपिक है नहीं, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन डाले हुए हैं। क्या जरूरत था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना, यानी जो भी सिलेबस में जो है हम इतना ज़्यादा सिलेबस है कि हम चाह के भी हम एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सिलेबस बहुत पीछे से जा रहा है। सिलेबस पीछे जाएगा तो तुम लोग बोलोगे सर ये इतना मॉड्यूल छूट गया, इतना मॉड्यूल बच गया, ताकि हम बहुत स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा जितना पीएन जंक्शन हम तुमको डेप्थ में पढ़ाए हैं, जो बहुत पोर्शन जितना हम डेप्थ में पढ़ाए उतना पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिलेबस क्या करें, सिलेबस इतना ज़्यादा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यदि हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस पीछे जाता है। और जो टॉपिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आरसी कपल एम्पलीफायर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पता नहीं जो भी हो चलो, लेकिन जो है सिलेबस उसको सही से पढ़ो। अब यहाँ पर हो गया फीडबैक कैसे दिया जा रहा है, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज को दिया जा रहा है तो फीडबैक हो गया। अब यहाँ देखो ये जो फीडबैक दिया जा रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया जा रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया जा रहा है? सर इन्वर्टिंग पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया जा रहा है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल दिया जा रहा है मतलब कि नेगेटिव, इसीलिए इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, अब टेंशन मत, फीडबैक को हम ऑसिलेटर में पूरा फीडबैक हम थोड़ा सा समझाएंगे कि वहाँ पर कैसे फीडबैक के कारण गेन डिक्रीज करता है, इसलिए भी यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, उस पोर्शन में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक समझ में आ गया होगा। देखो वर्चुअल ग्राउंड मतलब होता क्या है समझने की कोशिश करना। ग्राउंड मतलब ग्राउंड मत समझना, वर्चुअल ग्राउंड मतलब ग्राउंड नहीं है। वर्चुअल ग्राउंड मतलब क्या होता है, एक लाइन में समझना, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज दोनों पर इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड। इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज दोनों सेम है। हम आउटर सर्किट का वोल्टेज नहीं बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जो उसका इंटरनल इन्वर्टिंग का पोटेंशियल होगा और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वो दोनों सेम होगा। जैसे यहाँ इस फिगर में जो दिख रहा होगा, अब बताना यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है, बीबी सर ग्राउंडेड है सर, ग्राउंडेड है। ठीक है, मान लो सपोज समझने की कोशिश करना, फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ से तुम्हारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक नया टॉपिक स्टार्ट है। यहाँ से तुम लोग सही से पढ़ लो, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे एनालॉग सर्किट में उन लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ लोगे इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कुछ है ही नहीं, कितना भी टफ क्यों ना क्वेश्चन पूछ दे यहाँ से इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ये तुम्हारा स्कोरिंग टॉपिक है। बाकी तुम जो बैल होता है वो बैले होता है, वो बैठे हुए रहेगा और नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, मान लो, ध्यान देना है, अच्छा हम इसे नेक्स्ट सर्किट में ड्रॉ करते, लेकिन यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर होता। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं 20 वोल्ट। ठीक है, अब बताना कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल हुआ। मान ली रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मान लो 2 है, कितना होगा। सर्किट समझ में आ रहा है कि कैसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है भी यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ बताना कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सबसे पहले ध्यान देना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा पोर्शन है, यह पोर्शन है, याद रखना। ये पोर्शन जो टिक मार्क कर रहे हैं, ये पोर्शन को ऑलरेडी हमको पता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल।
ठीक है, अब यहाँ बताना कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल होगा। तो ही रहेगा ना सर। सोचो जीरो कैसे होगा, यही देखो। सबसे पहले यहाँ पर 20 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा ना, ग्राउंडेड है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। जब से देखो, तो यहाँ पर 20 वोल्ट दिया जा रहा है, यहाँ पर ग्राउंडेड है, ठीक है, ओपन नहीं है ना। यदि ओपन होता तो हम बोलते कि सर सर्किट लूप नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कोई फ्लो नहीं होगा तो उसका केस अलग बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो, वन बाई वन बताना चाहिए, तुम लोग को तो बेसिक बहुत बताने की जरूरत पड़ता है ना। ठीक है, चलो इस टॉपिक को यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट करते हैं। इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो हो गया, मतलब कि बी क्या वैल्यू कितना हुआ, जीरो। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होता है। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बी ए इक्वल टू बी बी हो गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं तब यस सर। बी ए इक्वल टू बी बी हो गया, बी ए इक्वल टू बी बी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड। जब एग्जाम में जब सोल्व करोगे तो जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन तुम लिखोगे बी ए इक्वल टू बी बी, वहाँ पर बगल में लिख देना अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड। इसे एग्जामिनर और ज्यादा खुश हो जाएगा। नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, लिखी जरूर लिखना। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बी ए इक्वल टू बी बी हो गया, लेकिन बी बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। तो तुम्हारा इसका मतलब क्या हुआ, बी ए इक्वल टू क्या हुआ, जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बी ए क्या है, कैसे नोड है, इस बी ए नोड पॉइंट पर केसीएल अप्लाई कर दो। इस बी ए नोड पॉइंट पर केसीएल या नोड एप्लीकेशन अप्लाई कर दो। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारा केस अप्लाई करते हो तुम्हारा आदमी का अपना अपना डायरेक्शन देने का कंसेप्ट है। मैं अपना बताता हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम ले सकते हो। पहली बात, अब इस पॉइंट पर, इस बी ए नोड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केसीएल ले रहे हैं। केसीएल क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सप्लाई इनपुट है, इसका मतलब यहाँ से करंट आएगा। एकदम बेसिक बता रहे हैं, यहाँ से करंट आएगा। यहाँ से करंट कितना आ रहा है इस नोड पॉइंट पर, बी आई I1 सर। नहीं, बी आई माइनस, हम डायरेक्ट जीरो कर रहे हैं। बहुत सा बुक में होगा बी ए, अब बाद में बी ए की वैल्यू पुट किया है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर जीरो कर रहे हैं। बी आई माइनस जीरो अपॉन आर वन, यह करंट तुम्हारा आ रहा है, इनकमिंग करंट हो गया बी ए पॉइंट पर। ठीक है, अब देखा जाएगा कौन कौन सा आउट गोइंग करेंट है। अब यहाँ पहला यहाँ से आउट गोइंग करेंट है। देखो सबसे पहले देखो, बेसिक चीज है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई करेंट डायरेक्शन किधर जा रहा है, अपना मन से जूम कर लो कि राइट साइड जा रहा है। यदि उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब तुम्हारा जो एजम्पशन तुम लिया था, इसका मतलब एजम्पशन तुम्हारा उल्टा था। केसीएल कंसेप्ट जानते हो ना? यस सर। हाँ, जैसे केसीएल कंसेप्ट है, तुम्हारी मर्जी, यदि नहीं पता चल रहा है तब, अब पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आउट गोइंग करेंट क्या हुआ, इधर करंट हो गया, पहला करंट हो गया। और कहाँ तुमको दिख रहा है कि आउट गोइंग करंट है, कहीं और दिख रहा है? यस सर। हाँ दिख रहा है, बोलो बोलो कहाँ दिख रहा है? सर एम्पलीफायर के अंदर जो जा रहा है। अंदर जा रहा है, बहुत बढ़िया। और कोई, एनीवन, जल्दी, अरे कुछ तो बोलो। यस या ना, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, करंट किधर जा रहा है। केसीएल है, सर VA minus V0
by RF. हम इक्वेशन नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि एक हम तो क्वेश्चन सुनो पहले, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक इक्वेशन तो यहाँ एक करंट इधर जा रहा है, कहीं हम क्वेश्चन है कि कहीं और दिख रहा है, कहीं पर करंट जा रहा है और कोई करंट की बात कर रहे हैं। यस या नो? सर अगर प्रैक्टिकल ओपैम्प है तो फिर इनसाइड भी जाएगा, और नॉन आइडियल है तो फिर अंदर नहीं जाएगा करंट। ओके, बहुत सही, कुछ तो बहुत सही बोले। हाँ, प्रैक्टिकल हो या आइडियली हो, यदि आइडियल है तो इन्फिनाइट है, ठीक है, ध्यान समझना। यदि प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो इनपुट कितना होता है, बहुत हाई होता है, उसके बावजूद भी मेगा में होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। यदि आइडियल है तो बातें छोड़ो, तो इन्फिनाइट होता है। अब ध्यान देना, अब हम लोग जो ये इन्वर्टिंग जितना एम्पलीफायर से पढ़ रहे हैं, जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम लोग आइडियली डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो ऑफसेट करंट रोल आ जाएगा। ऑफसेट करंट कितना हो रहा है ये भी हमको नहीं फाइंड कर सकते, तो इसलिए हम लोग जितना भी इक्वेशन जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेटर जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, सब आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइडियली पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइडियली जो पढ़ रहे हैं तो इनपुट इतना हाई होता है कि क्या होगा, कोई भी टुवर्ड्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर करंट फ्लो नहीं होगा। पहला पॉइंट, मतलब कि यह इधर करंट जो क्या है, जीरो, कोई करंट नहीं जाएगा। तब क्या होगा, जो इधर से इनपुट से जो करंट आ रहा था टोटल इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बोलो, जीरो माइनस बीनो अपॉन यहाँ पर कितना दिया होता है, आरएफ दिया होता है। चलो आरएफ फीडबैक के कारण जो रेजिस्टेंस है उसको आरएफ डिनोट किया है। ये क्वेश्चन समझ में आया इस पॉइंट को? यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, क्योंकि आगे हम इतना टाइम नहीं देंगे, सीधे निकलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा छूटता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। किसी कुछ बोलना ही नहीं है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल, मतलब कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट कर दिए। अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, फाइंड करो। यदि यहाँ से हम निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, निकालो। माइनस गुड VI RF by R1। माइनस RF अपॉन R1 इंटू VI। VI सर। अच्छा, ये देखने तुमको क्या लगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? सर इन्वर्टिंग है सर, क्योंकि नेगेटिव है। कि कितना एम्पलीफाई कर रहा है, गुड, कितना एम्पलीफाई कर रहा है? एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना सर है? माइनस RF RI, माइनस RF देखो, अपॉन RI। एक मिनट, कोई जैसा कोई पूछे कितना एम्पलीफाई कर रहा है तो उसमें माइनस मत लगा दो। माइनस क्या शो करता है, माइनस तो तुम्हारा यस सर शो वो करता है ना, वो तो तुम्हारा फेस की बात कर रहा है। फेस। हाँ, तो तुम्हारा कितना पूछ रहा है, कितना एम्पलीफाई कर रहा है, कितना एम्पलीफाई कर रहा है, RF अपॉन R1। RF अपॉन RI। गुड, यह तुम्हारा हो गया, क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो देखो, सबसे पहले की बात कर रहे हैं वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट क्या है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो दोनों का पोटेंशियल सेम, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड। ये तुम्हारा हो गया वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इसके बाद यहाँ ध्यान देना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर दिए कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, उसमें किस तरह से आउटपुट को हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे देखो, इस सेम है जिसे हम लोग डिराइव किए थे, इस तरह से एम्पलीफाई करके यहाँ पर करंट इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर देख लो, सेम यहाँ पर आ गया तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज और कितना गेन है उस समय फाइंड हो गया। यहाँ से सब समझ में आ गया? हेलो, यस सर। यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन क्या करता है, सब कुछ वही यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन 180 डिग्री के फिर शिफ्ट कर रहा है।
अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तुमको एक फिगर थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। चलो इस फिगर को हम तुम लोग अभी अभी स्टार्टिंग में नहीं शो करते हैं तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसी की बात करते हैं। चलो सर नॉन इन्वर्टिंग में यही होगा ना कि एक मिनट, बी पॉइंट जो था वहां पर आउटपुट रहेगा। एक मिनट हम डिस्कस Correction. कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करो, ये ध्यान देना, सुनो सुनो, यहाँ पर जो यहाँ वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, इस वोल्टेज को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई कर दो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई कर दे दो। और यहाँ पर क्या करो, इसको ग्राउंडेड कर दो। ठीक है, इसे ग्राउंडेड कर दो। समझ में आया? ड्रॉ करना पड़ेगा, सिंपल इतना देखो। यहाँ पर जल्दी फाइंड करो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका तो वैल्यू कितना है सबको पता है। यहाँ पर ये RF है, ये R1 इनपुट रेजिस्टेंस ले लो, ये R1 ले लो। यहाँ पर क्या करो, ग्राउंडेड कर दो, ये ग्राउंडेड हो गया। यहाँ से एक सप्लाई वोल्टेज दे दिए, इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज निकालो जल्दी, कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, अब तुम लोग का अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है, ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट लगाओगे। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड हम लोग कहाँ क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल, V इक्वल टू VA। हाँ यहाँ पर के मान लो सपोज दैट तुम BA मान लो, और यहाँ का पोटेंशियल मान लो कि BB है, तो BB कितना है, इनपुट वोल्टेज। यस सर, VI है सर। हाँ वही इनपुट वोल्टेज VI। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BA इक्वल टू अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड BA इक्वल टू BB। अब BB क्या दिया हुआ है, BI, ये दिया हुआ है ना। यस सर। ठीक है, अब तुम क्या करो, KCL अप्लाई कर दो BA पर। अब क्या करोगे, KCL या नोडल अप्लाई कर दो BA पर। अब आउटपुट वोल्टेज निकालो, कितना आएगा, जल्दी करो, 1 मिनट टाइम तुमको दिए, हम टाइम देख रहे हैं, विद इन 1 मिनट टाइम में जल्दी बोलो आउटपुट वोल्टेज क्या है। VI इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस R बाई R1, एक बार VI इंटू ब्रैकेट में सर 1 माइनस R बाई R1। नो अगर तुम कहीं मिस्टेक कर दिया तो फिर सर VI into RF VI इंटू प्लस होगा VI into RF ब्रैकेट में 1 by R plus 1 by RF। फिर से बोलना, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलना। VI into RF, हाँ RF into ब्रैकेट में 1 by R1 plus 1 by RF। तो तुम्हारा सही है, लेकिन तुम लिख नहीं पा रहे हैं तुम। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो उससे मैच कर लेना। और एनीवन, कौन बोल रहे हो अभी, कौन बोला, अंकित कौन, ठीक है। नेक्स्ट, कोई एनीवन, चलो एक मिनट, टाइम कंप्लीट हो गया। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या होगा, एट BA पर जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, BA पर इक्वेशन लिखोगे तो BA के वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा VI। अब VI, ध्यान देना VI, अब यहाँ पर तुम्हारा समझने की कोशिश करना, यदि तुम्हारी मर्जी तुम्हारा कैसे नोडल इक्वेशन लिखते हो। नोडल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर तुमको नोडल इक्वेशन लिखना है। इस पॉइंट पर तो क्या करते हैं, इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस नेक्स्ट पॉइंट का वोल्टेज 0/R1। ये तो तुम नोडल कंसेप्ट हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि KCL, एक तरह से KCL ही नोडल है, यदि हम KCL के टर्म में समझाने की कोशिश मालूम करते हैं तो उसमें भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, VI माइनस 0/R1
प्लस क्या करते हैं, बी आई माइनस बी नोट अपॉन आर एफ। तो करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया पहला केस में। एक मिनट बता रहे हैं, आर एफ इक्वल टू 0। अब देखो ये Yes. तो देखो बताते हैं, ये क्या है, नोडल का इक्वेशन है। अब देखो नोडल जब अप्लाई करते हैं किसी भी नोडल पॉइंट पर, क्या कहता हम समझते हैं कुछ हाई पॉइंट है और वहां से हम सब चारों तरफ मूव करते हैं, ये तो नोडल का कंसेप्ट होगा। यदि तुम इसे नोडल कंसेप्ट से तुम नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, केसीएल अप्लाई करो, केसीएल वही है। अब देखो, अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ से क्या है, हम मान रहे हैं, यदि नेगेटिव आ गया तो हम समझेंगे कि जो हम मान रहे थे उस कन्वेंशन उल्टा था। मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा था, ये इनकमिंग करंट, तो मतलब क्या हुआ, 0 माइनस बी आई अपॉन R1 इक्वल टू, अब जो करंट जा रहा है कितना, अब इनकमिंग करंट इधर हम अज्यूम कर लिए, मतलब आउटगोइंग करंट इधर होगा, इधर होगा, तो इतना इक्वल टू कितना होगा, BI माइनस बी नॉट B0 हाँ ओके अपॉन RF। RF। देखो दोनों को इक्वेशन सेम लग रहा है तुमको, देखो दोनों इक्वेशन सेम लग रहा है, नोडल हो या केसीएल हो सेम है। Yes, sir. यहाँ पर उस इक्वल के उस तरफ लेके चला गया तो नेगेटिव हो गया, तो अब यहाँ पर तुम केसीएल से बनाओ या नोडल से बनाओ, नोडल का कंसेप्ट एक चीज है याद रखना, नोडल कंसेप्ट किसी पॉइंट को, यदि तुम जिस पॉइंट पर नोडल इक्वेशन लगा रहे हो उस पॉइंट से ही हम लोग सोल्व सारा इक्वेशन को लिख देते हैं। जैसे मान लो कि बी ए पर नोड इक्वेशन लिख रहे हैं, नोडल लगा रहे हैं, तो बी ए माइनस 0 अपॉन R1 प्लस बी आई माइनस बी नोट अपॉन RF इक्वल टू 0, ये नोडल इक्वेशन हो गया। यदि नोडल इक्वेशन नहीं लगाना है, तुम 11, 9, 10 से तुम जो पढ़ रहे हो केसीएल लगा दो। केसीएल में जो टोटल इनकमिंग करंट किसी भी पॉइंट पर, टोटल जो इनकमिंग करंट होता है वही टोटल आउटगोइंग करंट होता है। अब टोटल इनकमिंग करंट कितना है, हम मान लिए कि इधर आउटगोइंग करंट है, इधर इनकमिंग करंट, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मन है कि हम सर हम नहीं, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, तो 0 से इनपुट वोल्टेज की तरफ करंट तो आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, तुम्हारी मर्जी है कि इनपुट वोल्टेज, मान लो इनपुट वोल्टेज क्या है 20 वोल्ट दिया हुआ है, मान लो समझने की कोशिश करना, इनपुट वोल्ट कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्मिनल यहाँ पर क्या ग्राउंडेड है, यहाँ पर हेलो, यहाँ पर ग्राउंडेड है। तब अब कुछ लोग कंफ्यूजन होगा सर 20 वोल्ट से 0 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ करंट तो जाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 20 वोल्ट से 0 की तरफ करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में जब यहाँ से जब करंट इधर इस डायरेक्शन में 20 वोल्ट से ग्राउंड की तरफ करंट का इक्वेशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में इधर करंट का डायरेक्शन नहीं होगा ना, उधर उस कंडीशन तो इधर करंट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, किसी भी एक पॉइंट पर जब केसीएल अप्लाई कर रहे हो, यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है इनकमिंग, तो दूसरा टर्मिनल पर क्या होगा आउटगोइंग